नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोगों ने कल ही कहा था कि आज बिहार का बजट आएगा, तो चर्चा बिहार के बजट पर ही होगी। बिहार के बजट से पहले कल बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया गया था और उसके पहले केंद्र का बजट आया। आज बिहार विधानसभा में बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनकी उम्र करीब 80 साल है, उन्होंने बिहार का बजट पेश किया। 11 मिनट 33 सेकंड के भाषण में बिहार का बजट पढ़ दिया गया। और देखिए, बिहार का बजट जो है इस बार 3,47,000 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में करीब 30,000 करोड़ रुपए अधिक का है। तो यह तो सुखद है कि 30,000 करोड़ रुपए अधिक का है, लेकिन आमदनी कहां से, खर्च कहां से? और जब हम बजट को देखते हैं और जो बजट की प्रमुख बातें हैं, फिर एक सजग और सतर्क बिहारी के तौर पर मैं जब इसकी समीक्षा करता हूं, वैसा बिहारी जो देश दुनिया भी घूमता है, देश दुनिया की तरक्की को समझता है, विकास की रोशनी को समझता है, तो मुझे लगता है कि बिहार के नेताओं में आज भी क ख ग ए बी सी से आगे बढ़ने की कोई लालसा नहीं। और इसकी मार बिहार की जनता झेलती है, झेल रही है, बिल्कुल स्पष्टता के साथ और ईमानदारी के साथ। जो आज बजट पेश किया गया, उसमें कहीं भी कोई विजन नहीं दिखता है, मॉडर्न विजन। अब देखिए, सुबह तो अखबार रंगे होंगे कि हाँ, ये कोई विजन नहीं दिखता है, कोई गेम चेंजर नहीं दिखता है कि हाँ, आप ये करने जा रहे हैं जिससे हम देश के दूसरे प्रदेश, हम उन प्रदेशों की बात नहीं करते, महाराष्ट्र की बात नहीं करते, हम तमिलनाडु की बात नहीं करते, हम कर्नाटक की बात नहीं करते, हम गुजरात की भी बात नहीं करते, लेकिन वैसे बीमारू प्रदेश जो आगे चले गए, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हम उनके बराबर भी या उनके आसपास भी खड़े हो पाए। तो बजट के जो खर्चे दिखाए गए हैं विभागवार, शिक्षा पर सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं आप, स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर खर्च कीजिए, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता पर कभी आपने सोचा नहीं। और शिक्षा पर बजट बढ़ता है तो बजट जो बढ़ा और जो खर्च है उसमें अधिकांश पैसे तो वेतन और पेंशन में ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य देखिए, जब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026 पेश किया गया तो मालूम हुआ आज भी डॉक्टरों की कमी कितनी है। हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार के नेता क ख ग से आगे नहीं बढ़ते? जब तक बिहार से पलायन नहीं रुकेगा, और यह रुकेगा कैसे? जब बिहार में इंडस्ट्री लगेगी। लेकिन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण देखिए, बिहार बजट में तो कुछ दिखा नहीं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2026 ने बिहार में उद्योगों की रफ्तार की पोल खोल दी। पिछले 10 वर्षों में देखिए, 2016 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति आई थी और पिछले 10 वर्षों में मात्र 10,635 करोड़ रुपए का निवेश, औद्योगिक निवेश बिहार को मिला है। जबकि इन्हीं 10 वर्षों में मैं आंकड़े देख रहा था, उत्तर प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश आए। 15 लाख करोड़ रुपए की निवेश आए। देखिए, मैं बिहार के नेताओं को बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जानते तो हैं, मैं यह नहीं मानता कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आ गई। मैं यह नहीं मानता कि मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की लौ चल रही है। लेकिन चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उन्होंने क्षेत्र विशेष जो चिन्हित किए गए, उन्हें औद्योगिक शहरों के रूप में, इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित किया और वहां से जो छलांग लगाई, उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिला। अब देखिए, बिहार की हकीकत आपको बताते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में कि हमने बताया 10,635 करोड़ रुपए का निवेश 10 साल में आया। पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ 2,738 करोड़ और नए कारखाने सरकारी आंकड़े के अनुसार 237 खुले। मतलब समझिए, बिहार में जो कारखाने खुलते हैं, एक कारखाने की औसत लागत 10 करोड़ रुपए होती है। तो इनसे तो कुछ नहीं होना है। और
10 वर्षों में 4,353 कंपनियों ने 1,11,000 करोड़ रुपए की निवेश का प्रस्ताव दिया था, और लगे कितने? लगे मात्र 237 पिछले साल। आप सोचिए, 4,353 कंपनियों ने आपको प्रस्ताव दिया 10 वर्षों में, तो इतने कम क्यों खुले? इतने कम क्यों खुले और इतने कम निवेश क्यों है? रोजगार की बात करते हैं, कहा जा रहा है इतना रोजगार दे देंगे। औद्योगिक नीति के कारण औद्योगिक क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में बिहार की फैक्ट्रियों में 42,999 लोगों को मात्र नौकरी मिली है। हम सरकारी आंकड़ों की बात सरकार से ही कर रहे हैं, और इनमें पिछले वित्तीय वर्ष में मात्र 14,144 लोगों को नौकरी मिली, जबकि 237 कारखाने खुले। हम जब आज के बजट को देखते हैं तो फिर से कहीं औद्योगिक क्रांति की आप बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, लेकिन हमें ऐसा कहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा अजीत जी कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को लुभाने के लिए या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए कोई क्रेडिट गारंटी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जैसी कोई गेम चेंजर योजना दी आपने। तो आगे आपकी टिप्पणी, एबीसी से आगे कब बढ़ेंगे और बिहार के लोगों की जिंदगी कब सुधरेगी, प्रति व्यक्ति आय क्या है, यह सबको पता है। हम आज घर से आ रहे थे तो हमने देखा कि नीतीश सरकार का संकल्प है कि प्रति व्यक्ति आय दोगुना कर देंगे, लेकिन बिहार की एसजीडीपी जानते हैं। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये बात ठीक है, आपने जो बातें तो सब बताई जो बजट में है और जो आर्थिक सर्वे में और सरकार के आंकड़े हैं उसको कौन डिस्प्यूट करेगा, सरकार भी डिस्प्यूट नहीं कर सकती है। लेकिन अब वो आंकड़ों की व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। ये भी आपने कहा कि कल अखबार जो है वो रंगे होंगे उपलब्धियों से और जय जयकार करने वाले होंगे। वैसे भी आंकड़ों के बारे में कहा जाता है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। तो ये 3 तरह के झूठ होते हैं। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ झूठ होता है। आंकड़े में आप एक तस्वीर दिखाते हैं, एक दूसरी तस्वीर उसी आंकड़े से दूसरा व्यक्ति दिखा सकता है। तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। इसी में जनता को, इसी भ्रम जाल में जनता को फंसाए रखा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर के बजट का जो हासिल है, जो 2026-27 का बजट आया है, वो ये है कि 3,47,000 करोड़ रुपए का बजट आया है। और 3,47,000 करोड़ के बजट में मोटे तौर पर यह है ज्ञानेश्वर जी की लगभग 1/4 पैसा चला जाएगा कर्ज चुकाने में, कर्ज का ब्याज चुकाने में। बिल्कुल 1/4, 22%, 24% जो भी होगा वो चला जाएगा कर्ज के ब्याज के भुगतान में, और बाकी जो बचेगा उसका मेजोरिटी हिस्सा स्थापना में खर्च होगा। जो स्टैब्लिशमेंट के कॉस्ट हैं, वेतन है, पेंशन है, भत्ते हैं, ऑफिसेज के खर्चे हैं, वो सब उन सब में चला जाएगा। मतलब तो 3,47,000 करोड़ में 85,000 करोड़ रुपए करीब करीब चले जाएंगे ऋण चुकाने में, जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने में, उसका ब्याज चुकाने में। हाँ, आमतौर पर तो माइनस ऐसे ही कर लीजिए। हाँ, वही भारत सरकार का भी यही है। भारत सरकार का भी 22-23% ही है कर्ज का ब्याज चुकाने में। 22-23% भारत सरकार भी ब्याज कर चुकाने में, फिर नए कर्ज लेने होते हैं। हम ये इसी आंकड़े से इसलिए बात शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कल चर्चा की, जो भारत सरकार का बजट आया उसके हिसाब से कहा गया कि फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, उस रिकमेंडेशंस के हिसाब से बिहार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। वो ये आंकड़ा एक बार चेक करना होगा। कई जगह हमने देखा कि 1,51,000 करोड़ है, कहीं कह रहे हैं कि 1,61,000 करोड़ है। हम अपर साइड ही मान के चले तो 1,61,000 करोड़ रुपया आएगा। और इस बार बजट में अनुमान है कि बिहार सरकार का अपने रिसोर्सेज से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी बिहार सरकार, वो 65,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये इस बजट में, अभी आज जो बजट पेश हुआ है उसमें तो अपना जो टैक्स रेवेन्यू का है वो मोटे तौर पर खाली पेट्रोलियम का ही है, जो अपने सरकार को डायरेक्टली मिलता है। बाकी तो शराब का तो है ही नहीं। शराब का टैक्स, आबकारी का टैक्स बिहार अपने हर स्टेट को मिलता है, जो नहीं है। तो अपने रिसोर्सेज से अगर 65,000 करोड़ आप जुटाएंगे और फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से भारत सरकार से आपको 1,60,000 करोड़ रुपया मिलेगा, तो ये 2,65,000 करोड़, 2,25,000 करोड़ रुपया होगा। और बजट है 3,47,000 करोड़ रुपए का। ये जो गैप आ रहा है, जो जितना अभी तक बजट की जो जानकारी आई है वो यही है कि 1,60,000 करोड़ और 65,000, 2 करोड़ 25 लाख करोड़। तो बाकी 1 करोड़ 22 लाख करोड़ रुपए कहां से आएगा? उसका तो कोई, हमारे पास बिहार के पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। भारत सरकार के पास भी गैप बहुत बड़ा है। भारत सरकार का बजट 53 लाख करोड़ का है और टैक्स रिसिप्ट जो है 36 लाख करोड़ की है। तो 17 लाख करोड़ का गैप है। तो वित्त मंत्री ने खुल करके सामने से कहा कि हम 12 लाख करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बाकी जो भरपाई होगी वो स्मॉल सेविंग से करेंगे, जो हम आप बैंक में जमा करते हैं उस स्मॉल सेविंग से करेंगे। तो बिहार को तो वो भी स्मॉल सेविंग्स का लाभ नहीं है।
भाई हम्म। बैंक तो हमको कर्ज देते नहीं है, बिहार में तो कर्ज भी नहीं देते हैं बैंक। इसी इकोनॉमिक सर्वे में या बजट में ये जी। आंकड़ा है कि 53% रुपया जो कैश जो सेविंग और डेट का जो रेशियो है हम लोगों के यहाँ, उसका बिल्कुल। वो 53% का है। मतलब जी। बिहार के लोग बैंक में जितना जमा करते हैं उसका 53%, उसका 100 रुपया जमा करेगा तो 53 रुपया हम लोगों के यहाँ कर्ज मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। जबकि 53.5 और जबकि आंध्रा में 157.2। बिल्कुल, हाँ, वहाँ जी। 100% से ऊपर है, जितना जमा होता है उसका सवा गुना आप उन लोगों को दे आंध्र देते हैं प्रदेश, कर्ज। माफ और कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में दो 157.2 दो स्टेट, और तमिलनाडु और तेलंगाना में 120.5। हाँ, वही करें कि आप 120% मतलब एक सवाई, मतलब जितना जमा होता है उसका ये सवा गुना तक आप उनको वहां के लोगों को कर्ज दे देते हैं, और हमारे जी। बिहार में आधा देते हैं, जितना जमा होता है उसका आधा कर देते हैं। हम्म। उसी आंकड़े में एक और बहुत चिंताजनक आंकड़ा है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस करने वाली कंपनी है, वो 400% तक ज्यादा कर्ज देती हैं। हम्म। बिहार में जो जमा होता है उसके 400% तक ज्यादा कर्ज देती हैं। इसका मतलब सोचिए कितना, कितनी बड़ी आबादी कर्ज के जाल में फंसी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज के जाल में, जहां बहुत ज्यादा ब्याज देना होता है। और बिल्कुल। निजी जो सूदखोर सूद जल लेने वाले लोग हैं उनकी अलग बात है। तो हम्म। ये तो ऐसा एक साइकिल बन गया। अब आप, हम लोगों ने बताया नहीं कि अभी कर्ज कितना लेंगे, भारत सरकार ने बनाया, एक बताया कि हम 12 लाख करोड़ कर्ज लेंगे और बाकी स्मॉल सेविंग से होगा। बिहार सरकार कितना कर्ज लेगी? गैप तो इतना जी। बड़ा दिख रहा है, गैप तो 2 करोड़ 25 लाख करोड़, 2 लाख 25 हजार 25 करोड़ का लाख। रेवेन्यू दिख रहा है, 2 लाख 25 हजार हम्म। करोड़ का। बजट 3 लाख 47 हजार करोड़ का है, तो 1 लाख 22 हजार करोड़ का गैप है। तो जी। या तो आपको इसके लिए फिर कर्ज लेना होगा भारी भरकम, हम्म। 40 हजार 50 हजार करोड़ का कुछ आपको कर्ज लेना होगा। कुछ हम्म। आप भारत सरकार से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर होंगे। कुछ आपको होगा कि भारत सरकार की तरफ से जो स्कीम्स हैं, जैसे अगर बिहार सरकार का भी नल से जल की स्कीम चल रही है तो उसमें भारत सरकार कुछ पैसा दे देगी, तो उस पैसे से होगा। तो हम्म। इस तरह से कैसे, इस तरह से आप विकास का बजट कैसे बना सकते हैं? इस बिल्कुल। तरह से तो आप काम काम चलाऊ बजट करेंगे ना। आपका, हमारा कोई स्टाफ है, कर्मचारी है, या हम ही आप हैं, अगर हमारे घर का खर्चा हम तय करें कि हमारा 1 लाख रुपए का खर्चा है और हमारी आमदनी जो अभी है वो 60 हजार रुपए है, तो 40 हजार का तो जुगाड़ हमको करना होगा ना। तो हम जुगाड़ ही जी। करते रहेंगे ना। हम अपनी तरक्की कैसे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? कोई हम्म। नई संपत्ति कैसे बनाएंगे, नई नया काम कैसे करेंगे? तो ये सबसे बिल्कुल। बड़ा कंस्ट्रेंट बिहार के बजट का है कि अपना रेवेन्यू का कोई साधन नहीं है। आप हम्म। रेवेन्यू जनरेशन का कोई तरीका नहीं है। प्राइवेट फाइनेंस आपने पढ़ के सुना दिया कि 10 साल में 10 हजार करोड़ रुपए का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट है। जी। अब अभी कहा जा रहा है, इस बार का बजट है कि इस बार बजट में कहा गया है, जो आज बजट पेश हुआ है, कि हम प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको 50 हजार करोड़ तक ले जाएंगे। तो हम्म। आप 50 हजार करोड़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तब भी उससे क्या चीज है? उससे कितना रोजगार जनरेट हो जाएगा और रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा बिहार का? बिल्कुल। बिहार के रेवेन्यू में प्लस करने वाली चीजें कहां से आएंगी? बजट का आकार बढ़ा देना तो बड़ी बात है कि इस बार इसी बात का डंका बजेगा कि हम्म। पिछले बार 3 लाख 16 हजार करोड़ का बजट था, इस बार 3 लाख 47 हजार 45। करोड़ का बजट, तो 30 हजार करोड़ रुपए का बजट का आकार बढ़ गया, 30 हजार का। जी। एक तो ये एक कंफ्यूजन लोगों को दूर करना चाहिए कि बजट का आकार बढ़ गया, हमारे रेवेन्यू का आकार नहीं बढ़ा है। हमारा रेवेन्यू हम्म। नहीं आ रहा है। रेवेन्यू, हम्म। अपने टैक्स रेवेन्यू से सरकार कह रही है कि हम 65 हजार करोड़ जुटाएंगे और भारत सरकार 1.5 लाख करोड़ देगी, 1 लाख 60 हजार जी। करोड़ मान ले तो कितना पैसा होगा? तो जी। एक तो वो नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, हम्म। एक हमेशा एक बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है, जो लोगों को समझाना चाहिए। बिहार के लोग हालांकि सब पढ़े लिखे समझदार ही है। 13% विकास दर, 13% विकास दर, भाई 13% जो विकास दर है वो नॉमिनल जीडीपी का विकास दर है, वो नॉमिनल जो जीडीपी का विकास दर है, जिसमें हम्म। आप इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करते हैं। जब आप बिल्कुल। इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे तो 8.5% का विकास दर, हालांकि वो भी हम्म। नेशनल एवरेज से ज्यादा है, लेकिन जी। हमारी अर्थव्यवस्था का आकार कितना छोटा है कि 8% बढ़ेगा? इतना छोटा आकार है हम लोग की अर्थव्यवस्था का कि 8 9 नहीं, 10% के रफ्तार से भी बढ़े तब भी कुछ नहीं होना है। बिल्कुल। भारत, जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, जो जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, वो 11 लाख करोड़ रुपए की है। हम्म। 11 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है। बस आप सोचिए, 11 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी 50 लाख करोड़ की है। और बताइए। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में ये होड़ मची है कि किस स्टेट की इकोनॉमी सबसे पहले $1 ट्रिलियन की होती है। एक जी। ट्रिलियन तो अपना $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए वो लोग बढ़ रहे हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब 90 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनाने के लिए, कि हम्म। भारत 5 लाख या 7 लाख $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले 3 स्टेट हो जाए। हम हम्म। 1 ट्रिलियन छोड़ दीजिए, 1 ट्रिलियन के 0.10% में है, मतलब 1 ट्रिलियन के 10वें हिस्से में हमारी इकोनॉमी है। ग्यारह बिल्कुल। लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है बिहार की। समूचा जीएसडीपी 11 लाख करोड़ का है, और वो ज्ञानेश्वर जी करंट रेट पर है।
जी। जो करंट प्राइस है आज उस पर भी इन्फ्लेशन एडजस्ट करिएगा, और स्थिर प्राइस जिसको बोलते हैं फिक्स्ड प्राइस पर 2011-12 की प्राइस पर देखेंगे तो उससे आधा हो जाएगा, 6 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। हम्म। 14-15 करोड़ की आबादी है और 11 लाख करोड़ की का जीएसडीपी हमारा। अगर ये 11 लाख करोड़ का करंट प्राइस का हमारा जीएसडीपी अगर 8% के हिसाब से भी बढ़ता है ज्ञानेश्वर जी, तो कितना बढ़ जाएगा? 8% के हिसाब से बढ़ जाएगा तो 80,000 करोड़ बढ़ जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। 14 करोड़ आदमी ज्ञानेश्वर जी 3 टाइम खाना खाएगा, 2 जोड़ी कपड़े भी रखेगा, तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। जी। तो ये जो 2-3 आंकड़े हैं ना, ये बड़े बड़े चिंताजनक आंकड़े हैं बिहार के, कि हम लोगों की जो रेवेन्यू का कोई सोर्स नहीं है। तो जब रेवेन्यू का सोर्स आपके पास नहीं है, आपके पास सरप्लस पैसा नहीं है, एडिशनल पैसा नहीं है, तो आप विकास का कोई काम नहीं कर सकते, हम्म। कर ही नहीं सकते हैं, चाहे निजी व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो या सरकार हो। आप कोई वैल्यू बिल्कुल। एडिशन करना चाहते हैं, कोई गुणात्मक परिवर्तन ले आना चाहते हैं, तो आपके पास एडिशनल रिसोर्सेज होने चाहिए। वो एडिशनल रिसोर्स हमारे पास नहीं है, कोई रिसोर्स हम जनरेट भी नहीं कर रहे हैं। कोई बिहार भारत सरकार हमारे प्रति इतनी उदारता नहीं दिखा रही है ज्ञानेश्वर जी। एक और आंकड़ा इसी में हमने देखा कल, मतलब आज उसकी जी। पुष्टि की हमने, कि हम्म। बिहार का हिस्सा, एक्चुअल हिस्सा फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से घट गया है। अच्छा। आप कह रहे हैं, हाँ नंबर्स बता रहे हैं कि 13,000 करोड़ ज्यादा मिल रहा है। तो हम्म। 13,000 करोड़ रुपया आप परसेंटेज में देखेंगे ना, कि पिछली बार कितना परसेंट हमको दे रहे थे, हम्म। उतना परसेंट दे रहे हैं, उसे कम कर दिया। तो परसेंटेज में उसे कम कर दिया। वॉल्यूम इसलिए ज्यादा हो गया 13,000 करोड़, क्योंकि टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ है। तो जी। टैक्स कलेक्शन ज्यादा हुआ तो अपने आप को नंबर्स बढ़ेंगे, परसेंटेज कम हम्म। हो गया। जबकि 2.5% हिस्सा साउथ के 5 स्टेट्स का बढ़ाया गया है, और हम्म। उसमें भी केरल कर्नाटक का हिस्सा सबसे ज्यादा बढ़ा है। उन 2.5% हिस्सा बढ़ा है। केरल कर्नाटक का तो 40-40% हिस्सा बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। तो कोई और पूछने बिहार वाला में, नहीं है ना हमारे आपके बारे में, हमारे आपके बिहार के बारे में। बिहार के नेता पूछते तो है नहीं, जो दिया वो ले लिए, जो नहीं दिया उस पर हाँ, बोलेंगे नहीं। तो नहीं बात तो यही बोलेंगे। है ना। हाँ जी। भाई, हमको बिहार को ज्यादा जरूरत है ना। आज आज आप बिल्कुल। मान लीजिए, पहले आप पर ये कहा जाता, साउथ के स्टेट आरोप भी लगाते हैं कि आप हम्म। आबादी के हिसाब से या गरीबी के हिसाब से उन राज्यों को ज्यादा देते हैं। और यहाँ उल्टा ही हुआ। जितना जितना पिछली बार मिला था ज्ञानेश्वर जी कर्नाटक को, केरल को, उसमें 40% तक का इजाफा हो गया। हम्म। फाइनेंस कमीशन ने जो 2.5% ओवरऑल बढ़ाया 5 स्टेट का, उसमें मेजोरिटी उन 2 स्टेट्स का बढ़ाया। केरल में तो चुनाव भी होना है, और बिहार का कम हो गया है। तो ये जो कम हुआ, इसका हिसाब पूछना चाहिए ना, कि भाई हमारा घटा किस ग्राउंड पर घटा रहे हैं। क्या हम बिल्कुल। बहुत रेवेन्यू जनरेट कर लगे? हम तो बहुत रेवेन्यू भी नहीं जनरेट कर रहे हैं, हम तो अपनी जरूरत जी। के लिए भी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हैं। तो ये हम्म। इतना चिंताजनक, ये 2-3 आंकड़े हैं इतने चिंताजनक, इनसे इनको फंडामेंटल्स बोलते हैं। तो जब हम्म। फंडामेंटल्स ही हमारी इकोनॉमी का मजबूत नहीं है, तो उस नींव मजबूत नहीं है, तो उस पर कैसी इमारत आप खड़ी कर सकते हैं? आप कोई इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो हमारे बिल्कुल। पास रेवेन्यू के सोर्स नहीं है, बाहर से हमको कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है हमारे पास। भारत सरकार कोई मदद करने को अभी तैयार नहीं है। न पहले के घोषित किए गए पैसे मिल रहे हैं, और न अभी फाइनेंस कमीशन में हमारा हिस्सा बढ़ा। और हमारी जो स्थिर प्राइस पर हमारी जो जीएसडीपी है वो आधी है, 6 लाख करोड़ तक की आ जाएगी। ऐसे करंट प्राइस पर 11 लाख करोड़ है, और रेवेन्यू नहीं है। तो इसमें आप क्या नया करेंगे? तो ये हम्म। जो कुल बजट है ज्ञानेश्वर जी, वो कुल बजट यही है कि हम, भारत सरकार इतना दे देगी, हम अपने रिसोर्स से इतना लेंगे। वो फाइन प्रिंट्स में आएगा, तो आप भी पढ़ लीजिएगा, हम भी पढ़ लेंगे, कितना कर्ज लेंगे, कितना अनुदान बिल्कुल। का की उम्मीद कर रहे हैं, और उससे काम चला लेंगे। और हम्म। काम नहीं चला, अगर जैसे बजट आ गया, तो अब बजट का तो आप एक एस्टिमेट करते हैं कि आपने 3,46,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। एक रिवाइज एस्टिमेट होता है, कई डिपार्टमेंट में जी। खर्चे बढ़ जाते हैं। तो हम्म। खर्चे बढ़ जाते हैं, तो जो बीच में के डेफिसिट होगा, आप उस डेफिसिट को अगले बार फिर आप डेफिसिट बजट पेश करेंगे, फिर अगली बार बिल्कुल। कर्ज लेंगे। तो हम्म। ये जो सिलसिला है, वो कहीं जाके खत्म नहीं होता दिख रहा है। अच्छा, दूसरी बात जो अब आई है, जो आपने कहा कि कोई तो स्कीम दिखाते, कोई तो एक सेक्टर चुनते कि बिल्कुल। इस सेक्टर में हमको इस बार बहुत अच्छा करना है, अगली बार जी। इस सेक्टर में करेंगे, इस बार ये सेक्टर हम चुन रहे हैं, इस हम्म। सेक्टर को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। थीम तो होनी चाहिए ना, बजट की कोई एक थीम होनी चाहिए, हर बजट की एक नहीं, थीम होती रेवड़ी है। बांटने की है ना, रेवड़ी बांटेंगे। हाँ, तो उसमें भी पैसे कहाँ है? उसमें भी कितना जी। पैसा किया महिला वाले महिला में आपने, आप अभी 1.5 करोड़ लोगों को आपने दिया है 10-10 हजार रुपये। जी। बिल्कुल। 10-10 हजार, डेढ़, तो चुनाव अगर के बाद अगर तो हर बच ही गए। परिवार को है, चुनाव के बाद तो बच ही गए हैं, रफ्तारी तो कम हो भाई गई। अभी तो 1.25 करोड़ बचा हुआ है। दो जी। करोड़ बिल्कुल। 78 लाख परिवार हैं बिहार में। और हम्म। आपने जी। कहा कि हर परिवार की महिला को देंगे, और ये भी कह रहे हैं कि 2-2 लाख देंगे, तो हम्म। 2-2 लाख भी देंगे। तो 10-10 हजार रुपया ही अभी आपको 1.25 करोड़ आदमी को देना है, 1.25 करोड़ बिल्कुल। महिलाओं को देना है। और हम्म। बजट का प्रोविजन 1.25 करोड़ महिलाओं को आप अगर देते हैं 10-10 हजार रुपया, तो 12,500 करोड़ रुपया का बचता है। समाज जी। कल्याण विभाग का तो बजट ही कोई 30-32 हजार करोड़ का हमको लग रहा है कि अभी उसमें देख लीजिए, कुछ इस तरह का बजट है। देखने को मिला। अगर आप खाली हाँ। 10-10 हजार रुपया देंगे 1.25 करोड़ बची हुई महिलाओं को,
हर परिवार के एक व्यक्ति को दे रहे हैं तो 12,500 करोड़ तो उसी में देना पड़ जाएगा। और बिल्कुल। कुछ लोगों को अगर अच्छा इसी में ये भी कहा गया, इसमें 94 लाख परिवार जो जिनको हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, जो इनके हम्म, जो गणना जाति गणना में आया जातिगत कि गणना। उनको 6,000 हम्म, से कम की आमदनी है, उस हम्म, परिवार को भी आपको देना है कुछ। तो पैसा बिल्कुल। है नहीं, लेकिन बांटने की घोषणा आपने कर दी, हम्म, मतलब आपके पास कुछ नहीं है। ये जो हम्म, लोग कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो आपके पास नहाने के लिए नहीं है, निचोड़ रहे हैं आप अभी से कि हम इन 94 लाख परिवारों को भी देंगे, हर महिला को 2-2 लाख वाला रुपया भी देंगे। पैसा कहाँ से आएगा? माने चुनाव का जो असली मुद्दा था अजीत जी, जिस पर बिहार में चुनाव हुआ और सबसे अधिक बातें हुई, भाई पलायन रोकना है, रोजगार बढ़ाना है। देखिए तेजस्वी यादव तो हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे रहे थे, हाँ, खैर वो पिट गए, उसकी बात हम नहीं कर रहे। 1 करोड़ रोजगार की बात इन्होंने भी की, नीतीश कुमार ने। तो कहीं से आपको पलायन रोकने का बजट दिखाई पड़ रहा है, कहीं से रोजगार बढ़ने का बजट दिखाई पड़ रहा है। सरकारी सेवाओं में कितनी नियुक्तियां दे देंगे? नीतीश कुमार ही कहते थे भाई कहां से यह सोच रहे हैं, जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो सरकारी सेवाओं में दे नहीं सकते हैं। इंडस्ट्री आपके यहां आ नहीं रही है। और निजी सेक्टर में और क्या है? और तो देखिए बिहार कंज्यूमर स्टेट है। क्या आप डिलीवरी बॉय की नौकरी को रोजगार मान करके यही कहें कि भाई हाँ स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट ये सब सामान पहुंचाने वाले जितने हैं उनको यह रोजगार मिल गया तो चलो ये रोजगार है, तो उसमें आपका क्या योगदान है भाई? हाँ वही तो, ये अगर या कोई स्वरोजगार कर रहा है, मरीन ड्राइव ये बन गया, वहां लोगों ने ठेले लगा लिए, तो उसमें आपका क्या योगदान है? ठेला बिल्कुल। लगाने की जगह दी आपने, आप तो वसूली कर रहे होंगे, वहां पैसे वसूल रहे होंगे आपके सिविक से में बॉडी के जो लोग हैं वो लोग, और जो लोग पुलिस वाले हैं वो तो जाके पैसे वसूल रहे होंगे। आपने हम्म, व्यवस्था क्या की वहां? वो कोई बिल्कुल। स्वरोजगार, अगर कोई आदमी स्वरोजगार कर रहा है या गिग इकोनॉमी में लोग जा रहे हैं, तो हम्म, उसमें आपका क्या योगदान है? अच्छा, हम्म, एक और फिगर हमने देखा, अब अभी हमको फिर वो खोजना पड़ेगा, हम कहीं पढ़ रहे थे ज्ञानेश्वर जी, जी जो जी। सिविक बॉडीज को पैसा अलॉट हुआ है, उसमें भी हम्म, बिहार में पैसा कम कर दिया गया है। जो बिल्कुल बिल्कुल। भारत सरकार ने अलॉट किया है, जो जी, लोकल बॉडीज को, उस वो हम्म, पैसा भी, उसमें भी कटौती है। वो भी 10,000 करोड़ नहीं है, वो 9,900 कुछ करोड़ रुपए, जो पिछली बार के मुकाबले कम है। थोड़ा सा ही कम जी, है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कम है। अब देखिए हम्म, बिहार में तो सिविक बॉडीज को पैसा देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो बिल्कुल। इसलिए जरूरत है क्योंकि एक बिना मतलब का, बिना किसी इंडस्ट्रियल, कोई इंडस्ट्री बिहार में नहीं है, और पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वो गंदगी हम्म, के कारण है। तो जी, सफाई होनी चाहिए, इसके लिए सिविक बॉडीज को पैसे देने की जरूरत है, स्थानीय निकायों को। तो उसके हम्म, बजट में भी कटौती हुई है, जो स्थानीय निकायों को पैसा जा रहा है, वो भी एक अचानक अभी हमको ध्यान आ गया है। तो जो हम्म, गिग इकोनॉमी में लोगों को नौकरी मिल रही है, या जो जी, स्वरोजगार के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं खाने का ठेला, लिट्टी चोखा का ठेला लगा रहे हैं, या गर्मियों में पानी का ठेला लगा करके बेचते हैं, उसमें सरकार का तो कोई योगदान नहीं है। सरकार उसको कैसे, तो उस रोजगार को भी गिन लेंगे लोग कि 1 करोड़ रोजगार जो हमने कहा है वो उसमें है, ये शामिल है और वो रोजगार में। अजीत जी आपने आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ा, देखिए मखाना तो अब शिकागो में भी मिल रहा है और वाशिंगटन में भी मिल रहा है, लंदन में भी मिल रहा है। लेकिन मखाना का जो मुख्य उत्पादक प्रदेश है बिहार, और पिछले ही साल ऐलान हुआ था कि मखाना बोर्ड बनेगा। तो मखाना में हुआ क्या? जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई उसमें क्या कहा गया कि 2022-23 में जहां हम्म, बिहार में 27.7 हजार एकड़ में मखाने की खेती होती थी, हम्म, 2024-25 आते आते इसमें महज 300 एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। सोचिए, हम्म, महज 300 एकड़ की, और यह 28 हजार एकड़ हो गया। तो ऐसे में उत्पादन भी 56.8 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 58.8 हजार मीट्रिक टन हो गया। तो देखिए यह जो रफ्तार, इतनी कमजोर रफ्तार है, मालूम हुआ कि मखाना का प्रोडक्शन भी दूसरे प्रदेशों में ज्यादा होने लगेगा और आपकी जो पहचान है वह भी खत्म हो हाँ। तो ये तो मखाना बोर्ड में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक जाएगी। बोर्ड नहीं बना सके आप। हम्म, बोर्ड का कार्यालय, बोर्ड के सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड का कामकाज, ये सब चीजें तय करके आपको आगे बढ़ना चाहिए था ना। जी अब ये बिल्कुल। कई बार लोग ना, राहुल गांधी का लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई उन्होंने उल्टी सीधी बातें उनके उनके हवाले कही जाती हैं, लेकिन ये बात तो वो ठीक कहते हैं। और हम आप सब जानते हैं कि 10-20 रुपए किलो आलू है, लेकिन हम्म, उसी 1 किलो आलू से अगर आप आधा किलो चिप्स बनाएंगे तो वो 500 रुपए का बिक जाएगा। बिल्कुल। तो तो आलू वाले, आलू उपजाने वाले को तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उस आलू जी, से चिप्स बना के बेचने वाला तो सोना कमा रहा है ना। हम्म, हाँ, वही हाल हम लोग के मखाना के किसानों का है कि हम्म, मखाना उत्पादित करने वाला कुछ नहीं कमा रहा है। लेकिन उस मखाने की, एक व्यक्ति, हम बजट पर चर्चा में थे एक चैनल में, वहां एक व्यक्ति ने कहा, और हमको बड़ा अफसोस हुआ इस बात को लेकर के, कि 10 वो क्या नाम है कि फ्लेवर में मखाना बिक रहे हैं। बिल्कुल। भाई 10 फ्लेवर में मखाना बिक रहा है, तो मखाना उत्पादन करने वाले को क्या मिल रहा है, या बिहार को क्या हाँ, मिल रहा है उसमें? क्या मिल रहा है? हाँ, आप तो देखिए ना, बिहार इंडिगो को तो नहीं मिल रहा है। इंडिगो इंडिगो की फ्लाइट में ही आपको कितने फ्लेवर वाले मिल जाते हैं।
मखाना मिलता है ना, तो जी, उससे कितने रुपए में मिलता है? 2-200 जी, 200 रुपए, 100 रुपए का एक ऐसा पैकेट जो बिल्कुल। हवा से भर के आपने रखा हुआ है, 10 ग्राम 20 ग्राम उसमें मखाना होता है। हुँ, हुँ, 50 दाने हुँ। होंगे बड़ी मुश्किल से। तो हमारे यहाँ मखाना उत्पादन करने वाले को क्या मिल रहा है? तो ये अगर और भारत बढ़ोतरी सरकार कहाँ हुई है अजीत जी, बढ़ोतरी कहाँ हुई है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपने पढ़ा होगा, कुत्तों के काटने, आवारा कुत्ता, 10 गुना बढ़ गई। हाँ, आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में 10 गुना बढ़ोतरी। आर्थिक सर्वेक्षण में एक अजीब आंकड़ा भी यह सामने आया है कि राज्य में पिछले 5 वर्षों में कुत्ते काटने के मामले 10 गुना बढ़ गए। वर्ष 2021-22 में जहां 28,725 लोग कुत्ते काटने के शिकार हुए थे, 2024-25 में यह आंकड़ा 2,83,274 चला गया है। 2022-23 से ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी। सोच लीजिए, बढ़ कहाँ रहा है, वही कुत्ता वही नहीं बोल रहा काट हूँ। रहा। सुप्रीम कोर्ट तक में बात हुई। बहस तो कई दिन तक बहस हुई और देश के जी, सारे वकील कुत्तों के समर्थन में खड़े थे वहां। तो बिल्कुल। और जज सारे खड़े थे इस बात को लेकर के कि भाई सजा देने के लिए तैयार थे वो लोग, कि सजा देंगे अगर आवारा कुत्ता आप खाना खिलाते हैं और वो कुत्ता किसी को काटता है तो आपको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस हम्म, तरह का कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है इस मामले में। लेकिन हम्म, मखाना एक अगर मखाना को ही आप थीम चुन लेते इस साल का ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, और भारत सरकार के बिल्कुल। साथ आप कोऑर्डिनेट करते, उसी की पैकेजिंग का, उसी के की प्रोसेसिंग का के 4-6-8 प्लांट हमारे यहाँ बिहार में लग जाते, तो उसकी हम्म, कमाई भी वहां के किसानों को ज्यादा मिलती। वहां का जो इंटरप्रेन्योरशिप का जिसके पास जो आइडिया हो कोई, वो आकर के अगर करे वो, तो उसको लाभ हो, उसको कमाई हो, हम्म, रोजगार मिले लोगों को। आप मखाना ही चुन लीजिए कि जब इतनी डिमांड है, सुपर फूड मान लिया गया है और सारी दुनिया में मखाना बिक रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं उसका प्रोसेसिंग का, पैकेजिंग का प्लांट लगा रहा है? वहीं से क्यों नहीं आप उसके मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन की काम कर रहे हैं? हम जी, प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे कि प्रोटेक्शन कर दीजिए, भेजिए मत बाहर, और जो होगा सो बिहार में ही होगा। उत्पादन बढ़ाइए, किसानों को भी ज्यादा पैसे मिले, और बिहार में प्लांट लगाइए प्रोसेसिंग का और उसकी पैकेजिंग का। तो ये भी हम्म, एक थीम हो सकती थी जिस पर नहीं काम हुआ। अब दो बातें जो हम लोगों के पास इसमें, जो इकोनॉमिक सर्वे की ही बात है, आर्थिक विषमता की बात, और हम्म, जो बीबी राम जी, जो बिहार जी, में जिससे बिल्कुल, बड़े लोगों को बिल्कुल, वो रोजगार भी मिल घट गया गया उस। है। जी, अब जी, अब आर्थिक विषमता जो है इतनी बड़ी हम्म, चुनौती है। और देखिए, एक दो ही जिले हैं, पटना और बेगूसराय, जहां हम्म, 2 लाख से ऊपर की प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन हम्म, उसी तुलना में जब शिवहर को रखा गया है तो 38,000 रुपये प्रति व्यक्ति आए। हम्म। अब सोचिए एक नहीं, जिला ऐसा भी एसजीडीपी ना, 2,41,220 रुपए एसजीडीपी। हाँ, हाँ, वही 2 लाख जी, से ऊपर जो है प्रति व्यक्ति आय, जीडीपी प्रति, मतलब वही जीडीपी में प्रति व्यक्ति हिस्सा जो है प्रति व्यक्ति का, जी, वो सकल दो लाख घरेलू। इकतालीस हजार है और शिवहर में जी, 38,000। जी, तो अच्छा, हम्म, ओवरऑल भी ये प्रति व्यक्ति आय भी इसी से निकलेगा ना, कि प्रति व्यक्ति हम्म, आय बिहार में 76,000 करोड़ है अभी के करंट प्राइस पर, कह रहे हैं 76,000, छिहत्तर छिहत्तर हजार हजार हाँ वही जी, 76,000 है। तो हम्म, 76,000 है प्रति, अभी करंट प्राइस पर प्रति व्यक्ति आय। तो हम्म, उसमें 2 लाख से ऊपर 2 ही 3 जिले होंगे जहां 2 लाख से ऊपर आए हैं। जी, बाकी सब जगह जो है 76,000 के एवरेज से कम ही आए होगी। हम्म, 76,000 से एवरेज से कम आय होगी हर हम्म, ज्यादातर जिलों की। शिवहर में, अररिया में, किशनगंज में आप चले जाइए, क्या है प्रति जी, व्यक्ति, या 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए की प्रति व्यक्ति आय होगी जी, बिहार में। तो एक हम्म, तर ये भी असमानता, पटना की भी असमानता भी अगर देखें तो वो भी जी, कितनी बड़ी है। बहुत बहुत बड़ी है, पटना बहुत जिला, बड़ी है। हाँ, वही इतनी बड़ी असमानता है। तो इसका यही मतलब है, जो आप कहते हैं बार बार, कि जो है सो 14 किलोमीटर के दायरे में है, पटना में आप हाँ, आ गए या बेगूसराय में है तो आपकी आमदनी थोड़ी बहुत है, कमाई का के अवसर है, नहीं तो बाकी कहीं कोई अवसर नहीं है बाकी किसी जिले में। पटना जिले का भी प्रति व्यक्ति आय जो है अजीत जी, 1,31,332 रुपए है, 2 लाख नहीं है। हाँ, बताइए एसजीडीपी वही जो है वह 2,41,000, सोच 2 लाख लीजिए। इकतालीस तो हजार हाँ, हाँ, और बिहार का प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए। 76,000 है। सोच लीजिए, सोच ये लीजिए। करंट प्राइस का है, तो और ये 1,31,000, क्या क्या तो कमाई है उसमें, क्या कम खाइएगा, क्या कम खर्चा करिएगा। जी, ये स्थिति है इस मतलब बिहार के। और हम्म, एक और बात हमने कही, मनरेगा का, जो मनरेगा की जगह विकसित भारत का जो बिल आया, हर बात में विकसित भारत लगा देने से लोग श्रद्धा से हम्म, सिर झुका लेते हैं कि विकसित भारत की बात हो रही है। जी, तो अब बिहार में उसी आंकड़े में, इकोनॉमिक सर्वे में है कि 1,75,00,000 आदमी का जॉब कार्ड था। हाँ, नहीं, अब 1,93,00,000 का था, जो वो घट घटकर के, 1,75,00,000 हो गए। हाँ, तो 1,75,00,000 आदमी के पास जी, जॉब कार्ड है। तो हम्म, इनको इनको कितने दिन की नौकरी दे सकते हैं? नहीं नहीं, उसमें और भी आगे है ना। 2020-21 में 1,93,80,000 थे, वे इस साल घटकर 1,75,01,000 हो गए। इनमें से सिर्फ, आगे तो खतरनाक आगे है ना,
इनमें से सिर्फ 51,20,000 लोगों को ही इस योजना के तहत रोजगार मिला और सिर्फ 4,000 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार मिला। सोच लीजिए। हाँ, हाँ, तो ये इस अच्छा भारत सरकार का बजट देखिए, भारत सरकार का कहा कि हम 95,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया है भारत सरकार ने बीगी राम जी में। अब 95,000 करोड़ रुपया भारत सरकार अगर देगी तो इसको मैच करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कोई 64-65 हजार करोड़ रुपया अपनी तरफ से देना है। 40% अब स्टेट को देना है नई योजना में। तो बिहार का भी हमको लगता है कि 3-4 हजार करोड़ रुपया बढ़ेगा जो बिहार देगा। अगर बिहार सरकार इस ग्रांट में देगी बिहार सरकार 4,000 करोड़ रुपए का और इंतजाम करेंगे तब आप रोजगार देने की स्थिति में होंगे। और जो बजट एलोकेट किया है भारत सरकार ने कह दिया कि 125 दिन रोजगार देंगे, लेकिन इस बजट से ये अगर पूरा ये खर्च हो जाए और जितने लोगों का जॉब कार्ड है तो किसी भी व्यक्ति को 100 दिन मतलब 100 दिन क्या 59-60 दिन से ज्यादा का रोजगार नहीं मिलेगा, 70 दिन से ज्यादा का रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये एक एवरेज है कि 55 दिन का रोजगार मिलता है या अधिकतर लोगों को, और कुछ ही लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है। तो उसी आधार पर बजट का एलोकेशन हुआ है। अब इसमें समस्या ये आ गई है कि अभी जितना भी मिलता था उतना भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बिहार सरकार कहां से पैसा निकालेगी इसको मैच करने के लिए। बिल्कुल 40% पैसा अगर है, भारत सरकार ने पैसा अगर भेज दिया बिहार को, तो जो भेज दिया वो खर्च हो गया तो खर्च हो गया, बाकी बिहार सरकार तो उसमें दे करके रोजगार देने नहीं जा रही है जी। तो अब ये भी एक जो रोजगार की गारंटी तो इसकी खत्म हो गई, अधिकार खत्म हो गया। अब कोई अधिकार नहीं है, अधिकार के साथ आप नहीं जाकर के मांग सकते हैं, ना गारंटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गारंटी और अधिकार तो नहीं है। पैसा जब होगा तभी तो, पहले था कि पैसा हो या नहीं हो आपको रोजगार देना है, फिर पैसा बाद में पैसा आएगा बढ़ा करके दिया जाएगा। अब वो चीजें नहीं है, अब तो नॉर्मेटिव हो गया ये। तो ये भी एक संकट है। बिहार में लोगों को रोजगार मिलता था, 14-15 करोड़ वर्क डेज क्रिएट होते थे एक साल में, तो अब वो भी मामला अब कमजोरी पड़ जाएगा, उसमें भी पैसे कम ही आएंगे। तो कुल मिलाकर के बजट का लब्बो-लुआब ये है कि एक ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें सरकार कही है कि हमारा खर्चा हम करेंगे 3,47,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, लेकिन उसकी आमदनी 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होने वाली है। तो बाकी कर्ज लेगी, कहीं से अनुदान लेगी, भारत सरकार से मदद मांगेगी, कुछ अगर जो स्मॉल सेविंग्स बिहार से है बैंक से कुछ मिल जाता है तो उसको खर्च करके काम चलाया जाएगा। इसके अलावा कोई बड़ा काम, कोई गुणात्मक परिवर्तन बिहार में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। भारत सरकार जो अपने, हम कल चर्चा कर रहे थे, कैपेक्स में से खर्च करेगी सड़क बनवाने पर, रेल बनवाने पर, जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर गुजरेगा तो वो आपको दिखाई देगा, सड़क बनेगी तो वो दिखाई देगी, लेकिन बिहार में कुछ गुणात्मक परिवर्तन नहीं होगा। अब 68,000 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च करेंगे तो आपने कही दिया कि वो सब वेतन भत्ता पेंशन में जाएगा, कितने स्कूल बनाएंगे। बजट में कहा गया कि अस्थायी प्रधानाध्यापक नियुक्त करेंगे। बताइए, जब ये स्थिति है तो क्या अध्यापक नियुक्त होंगे और क्या स्कूल की बिल्डिंग्स बनेंगी, क्या स्मार्ट क्लासेज बनेंगे, क्या मॉडर्न डे की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई होगी, क्या AI आएगा, क्या सेमीकंडक्टर होगा। जो चल रहा है वो चलाए रखने के लिए भी भारी कर्ज लेना होगा बिहार सरकार। सोचिए अजीत जी, 21,820 डॉक्टरों के स्वीकृत पद है और जिसमें से मात्र 9,658 लोग कार्यरत हैं। सोचिए 13,000 पद खाली हैं। 13,000 पद खाली हैं। तो बिहार का बजट आज क्या आया हमने बताया। हमें तो हो सकता है आपका नजरिया कुछ और हो, दूसरों का नजरिया, हमें तो इस बजट से कोई सुनहरा बिहार नहीं दिखा कि हाँ अगले साल बिहार ऐसा बदलेगा कि बिहार का भविष्य स्वर्णिम होगा। तो बातें करते रहेंगे, बिहार के लोग बातें करते भी हैं, राजनीति में अधिक दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपको बताते भी रहते हैं। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।